क्लासिकल जो होता है कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपकी फीवर की क्लास ली थी, है ना। तो फीवर पैथोफिजियोलॉजी में क्या हुआ था अपना कि नॉर्मल जो थर्मोस्टेट रेगुलेटरी पॉइंट है हाइपोथैलेमस में, वहाँ पे क्या होता है जब भी एक्सपोजर टू पायरोजेंस होगा तो क्या होगा, सेट पॉइंट अबव चला जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, सेट पॉइंट आपका 40 पे चला गया, तो बॉडी क्या ट्राई करेगी कि टेम्परेचर को न्यू सेट पॉइंट पे ले जाने के लिए। तो न्यू सेट पॉइंट पे ले जाने के लिए जो फीचर्स होते हैं वो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कोल्ड स्टेज, है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मसल्स मूवमेंट होगी, सीवरिंग होगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा जिससे हीट प्रिजर्व रहे और टेम्परेचर, है ना, इंक्रीज हो। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपका सेंस कोल्ड कोल्ड होंगे पेरिफेरल्स, है ना, एंड सीवरिंग, रैपिड एंड वीक पल्स, साइनोस, लिप्स एंड फिंगर्स, ड्राई स्किन, है ना। दीज ऑल आर बिकॉज फॉर द बॉडी ट्राई टू प्रिजर्व द हीट to raise the temperature to the new set point. ओके, तो कोल्ड स्टेज के बाद में क्या आ गया आपका हॉट स्टेज। अब टेम्परेचर आपका न्यू सेट पॉइंट पे पहुंच गया, 40 पे, 42 पे, 39 पे, है ना, नया हॉट स्टेज। तो उसमें क्या होगा आपका फिर फीचर हॉट स्टेज। फिर आपको फीवर फील हो रहा है पेशेंट को, हेडेक, इंटेंस थर्स्ट, वॉमिटिंग, सीजर, वो यंग चिल्ड्रन में फेब्राइल सीजर जो होता है, फीवर, है ना। तो ये आपका हो गया हॉट स्टेज। देन उसके बाद क्या होगा, जब ब्लड से पायरोजन्स क्लियर हो गए, क्लास में, है ना, पायरोजन्स जब क्लियरेंस हो गया तो आपका जो थर्मोस्टेट सेट पॉइंट था वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। जब नॉर्मल पे आ गया 42 वापस 37 पे रिटर्न हो गया, देन बॉडी क्या ट्राई करेगी, वापस टेम्परेचर को न्यू सेट पॉइंट पे लाना है। तो उसके लिए क्या होगा, हीट लॉस होगा। हीट लॉस कैसे होगा, थ्रू स्वेटिंग, है ना, पसीना ज्यादा आएगा, पसीने के थ्रू स्वेट लॉस हो रहा है, वैसो डायलिटेशन हो रहा है ना, और हीट लॉस हो रहा है। तो फाइनली प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल। तो ये जो क्लासिकल अपनी फीवर की पैथोफिजियोलॉजी थी, उसी में जो आपकी स्टेजेज हैं वही फीवर में है, कोल्ड स्टेज फॉलोड बाय हॉट स्टेज देन स्वेटिंग। क्लासिकल जो फीवर आता है मलेरिया का वो इसी पैटर्न में आता है। तो इसी को अपन कहते हैं फीवर, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स एंड राइगर, एंड फॉलोड बाय स्वेटिंग, देन टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। दरवाजा बंद कर दीजिएगा, है ना। फाल्सीपेरम में क्या है, फाल्सीपेरम स्पेसिफिकली कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल गोइंग ऑन इन organs. So, postural hypotension, jaundice, tender hepatosplenomegaly, है ना, severe malaria, cerebral malaria, these all are the more prevalence in the case of plasmodium falciparum. More incidence falciparum में होता है, अदर तीन उसमें अपने नहीं होते हैं। ओके, okay, because parasites can sequester in tissues not detected on peripheral smear। ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी, यदि पेरिफेरल स्मीयर पे वो आपकी फॉल्सिपेरम की स्टेजेस विजिबल है तो इट इंडिकेट पुअर प्रोग्नोसिस। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, सीवियर एनीमिया, ब्रेन में कंफ्यूजन, कोमा, है ना, ड्राउजीनेस, एनसेफेलोपैथी, है ना, एनीथिंग कैन हैपन। किडनीज में ओलिग्यूरिया, यूरेमिया, एकीआई, एक्यूट किडनी इंजरी, लंग में पल्मोनरी इडीमा, इंटेस्टाइन में डायरिया, पेन एब्डोमन, रेस्ड आपके लिवर एंजाइम्स, जॉन्डिस। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस generally seen in falciparum. Black water fever because of intravascular hemolysis, hypoglycemia can seen, and क्यूनिन ट्रीटमेंट जो देते हैं अपन मलेरिया में उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्यूनिन का अदर कॉमन साइड इफेक्ट है क्यूटी प्रोलोंगेशन। तो क्यूनिन ट्रीटमेंट अपन जब भी देते हैं, एक तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, सेकंड सीरियल ईसीजी फॉर क्यूटी ड्यूरेशन। दीज आर द टू पैरामीटर्स विच वी क्लोजली मॉनिटर। shock secondary to septicemia, hypotensive shock, metabolic acidosis, splenic rupture,
दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को मलेरिया है तो आपके मैटरनल डेथ, इंक्रीज चांस ऑफ एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये कॉम्प्लिकेशंस जनरली सीन इन प्लाज्मोडियम मलेरियाई। एंड एक टर्म होता है हाइपर पैरासाइटीमिया। ये क्या होता है? व्हेन मोर देन 5% RBCs आर इन्फेक्टेड थ्रू मलेरियल पैरासाइट, दिस इज टर्म एज हाइपर पैरासाइटीमिया। मलेरिया इन प्रेगनेंसी, मलेरिया प्रेगनेंसी में मोर इम्पोर्टेंट है बिकॉज मलेरिया प्रेगनेंसी में आप मोर कॉमन, मोर एटिपिकल, मोर सीवियर एंड मोर फेटल, ये चारों टर्म्स हैं जो मलेरिया को प्रेगनेंसी में मोर डेंजरस बना रही है ना। एक तो प्रेग्नेंट लेडी है, मलेरिया इज मोर कॉमन कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन, प्रोबेबली ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन एंड लॉस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द मलेरिया। More atypical because of the physiological changes or hormonal changes. Malaria is having atypical presentations and having more complications compared to general public. More severe because of the increased rate of complications and more fatal. Mortality is almost double compared to non-pregnant population. General population में 6.5% mortality है in various studies, or in pregnant lady if malaria is occurred, mortality is almost 13%. So it is more dangerous in pregnancy. Other जो problems है we face during when we treat the pregnant lady, some antimalarial are contraindicated in pregnancy and some may have adverse effect, so treatment may become more difficult, and particularly in the case of Plasmodium falciparum. Management of complications of malaria may be difficult due to various physiological changes of the pregnancy. So, decision regarding the induction of the labor may be difficult and complex. आपके पास 30 वीक 32 वीक ग्रेविडा लेडी आ रही हैं, उसको मलेरिया है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, तो लेबर इंडक्शन दें कि नहीं दें, डिसीजन में भी है ना डिफिकल्ट। फीटल लॉस, IUGR है ना, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्री मैच्योर लेबर, स्टिल बर्थ, विच ऑल आर कॉमन विथ मलेरिया। सो प्रेग्नेंट लेडी को मलेरिया है तो आपको स्पेशल केयर करना है और ट्रीट करना है। कंजेनाइटल मलेरिया, व्हेन मलेरिया इज ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। कंजेनाइटल डिजीज तो है नहीं, तो ट्रांसप्लेसेंटल आपका जो ट्रांसमिशन होता है उसको अपन कह रहे हैं कंजेनाइटल मलेरिया। इफेक्ट ऑफ क्रोनिक और रिकरेंट मलेरिया, एनीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, ससेप्टिबिलिटी टू रिकरेंट इन्फेक्शंस, मैसिव स्प्लिनोमेगेली, recurrent abortions, increased neonatal mortalities, low birth weight, these all are the complications of chronic or recurrent malaria. Immunity, some red blood cells defect are giving protective against malarial, है ना, प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कौन कौन सी डिजीज हैं? हीमोग्लोबिन S, सिकल सेल डिजीज और ट्रेट, हीमोग्लोबिन C और हीमोग्लोबिन E, थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया, G6PD deficiency, these all are the red blood cell disease which provide immunity against plasmodium. Other is absence of certain Duffy coat antigen improve the resistance to plasmodium vivax. So these 5 disease which give the protection against the malaria. हीमोग्लोबिन S में अल्फा बीटा, हीमोग्लोबिन C, इसमें क्या होगा? जब मलेरिया हीमोग्लोबिन सिकल सेल RBC है, उसमें जब प्लाज्मोडियम एंटर करेगा तो RBC वहीं पे लाइसिस हो जाएगा, तो उसका जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मीन्स मान लो आपका लीवर साइकिल चला, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, उसमें आपके 100 मीरोजोइट्स रिलीज हुए, उन 100 मीरोजोइट्स ने 100 RBCs को इन्फेक्ट किया, लेकिन वो आगे साइकिल नहीं रन हुआ,
तो वहीं पे आपका डिजीज कंप्लीट हो गया कोर्स। और वही नॉर्मल पब्लिक है, वो 100 आरबीसीज में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रहा है, नाउ 10,000 मीरोजोइट्स रिलीज, देन दे अगेन इन्फेक्ट द 10,000 आरबीसीज, नाउ 1 lakh मीरोजोइट्स रिलीज, तो साइकिल इज गोइंग ऑन, but because of these disease the cycle is break, so they provide the immunity against plasmodium. Okay, डेफिकोट एंटीजन क्या करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को हेल्प करता है आपका आरबीसीज में एंटर करने के लिए। यदि इसमें म्यूटेशंस हैं, एब्सेंस हैं, तो आरबीसी में एंटर नहीं कर पाएगा प्लाज्मोडियम। Acquired immunity transfer from mother to the child provides the 3 to 6 month protection, then child have increased susceptibility. यदि मदर को मलेरिया है, उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, तो चाइल्ड को ट्रांसमिट होती है थ्रू प्लेसेंटा। अब देन नाउ वी कम टू द डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस, मलेरियल ब्लड स्मीयर पीबीएफ, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, एंटीजन डिटेक्शन, सीरोलॉजी एंड पीसीआर। मलेरियल ब्लड स्मीयर है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस है ना। यदि आपको पीबीएफ में मलेरियल पैरासाइट विजिबल है, तो इट्स 100% कंफर्म कि पेशेंट हैविंग सफर्ड फ्रॉम मलेरिया है ना। जिम्सा स्ट्रेन डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीसीज एंड लाइफ साइकिल स्टेजेज, आपको रिंग स्टेज, ट्रोफोजोइड, साइजोन, वेरियस जो फॉर्म्स हैं वो विजिबल हो सकती हैं। पैरासाइटीमिया इज क्वांटिफाइबल, कितना आपका ब्लड में कितने पैरासाइट्स हैं आप काउंट कर सकते हैं पीबीएफ में। थ्रेशोल्ड ऑफ डिटेक्शन, थिन फिल्म में 100 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर, थिक फिल्म में 5 to 20 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर। रिक्वायर इक्विपमेंट, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, बट मोर रिक्वायर्ड मोर स्किल्ड पर्सन। पीबीएफ विजिबल होने के लिए ट्रेन पर्सन चाहिए ना। लेमैन आपने कभी पीबीएफ नहीं बनाई तो आप नहीं बना सकते। आपने यदि वो पैरासाइट्स विजिबल, आपको पता ही नहीं है रिंग स्टेज कैसी विजिबल होती है, ट्रोफोजोइट्स कैसे दिखते हैं, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ट्रेंड पर्सन चाहिए। लेकिन सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। थिक फिल्म मीन्स क्या हो गया, आप ज़्यादा ब्लड लेके फिल्म बना रहे हो, तो 5 to 20 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर है तो भी आपको विजिबल हो जाएंगे। थिन फिल्म है तो उसमें मोर पैरासाइट्स चाहिए थिन फिल्म में, क्योंकि आपका ब्लड सैंपल है वो कम है, तो 100 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर में तो आपको विजिबल होगा। लेकिन थिन फिल्म में आप स्पीसीज आइडेंटिफाई कर सकते हो है ना। थिक फिल्म में क्या है, लार्ज वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, थिन फिल्म में स्मॉलर वॉल्यूम्स हैं, ब्लड एलिमेंट्स मोर कंसंट्रेटेड, बट थिन फिल्म में क्या है, गुड स्पीसीज डिफ्रेंसिएशन। सो थिक फिल्म इज यूज फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, पैरासाइट डेंसिटी कितना है, ये आप इसके 3 में पॉजिटिव फीचर्स हैं। और थिन फिल्म में आप स्पीसीज आइडेंटिफाई करते हो, दिस रिक्वायर मोर टाइम टू रीड, लो डेंसिटी इन्फेक्शन कैन बी मिस्ड। सो जनरली अपन पहले थिक फिल्म बनाते हैं टू कंफर्म द पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो थिन फिल्म बना के स्पीसीज आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज द पीबीएफ। These are the different forms we seen in PBF. Plasmodium falciparum, there are the ring strays, gametocytes, male and female gametocytes, trophozoites, and this is the cyzont. So trophozoites and cyzonts are generally not seen in Plasmodium falciparum in PBF. In other malarias, it's commonly seen. In Vivax, these are the ring stage, trophozoites, amoeboid or deform the erythrocytes, cyzonts and gametocytes. These are the 4 stages we seen in the PBF. Then we come to the rapid diagnostic test, because in our country malaria is very common even in rural areas, so everywhere trained person is not available. पीबीएफ बनाना, माइक्रोस्कोप हैंडल करना इज नॉट इजी फॉर एवरीवन है ना। तो दीज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आर फॉर्म्ड। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर रहे हैं, आपके एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हैं। जैसे आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, डेंगी अपन वो टेस्ट करते हैं स्लाइड है ना, कार्ड टेस्ट, वैसे ये कार्ड टेस्ट है जो एंटीजन डिटेक्शन करता है। इट डिटेक्ट द एंटीजन प्रोड्यूस्ड बाय द मलेरिया पैरासाइट present in the blood of infected or recently infected person. They are to be used where facility of microscopes are not available. Easy to perform,
less time required, no special training, can be carried by anybody, high sensitivity and specificity. कार्ड है, प्रॉपर स्पेस है, वहां पे आपको 1 ml ब्लड ड्रॉप करना है तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी नर्सिंग स्टाफ है, कोई भी है, ब्लड आपका उसने निकाला और उसमें प्लेस, मरीज का प्लेस कर दिया, वो पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन्स आ जाएंगी। यदि एंटीजन होगा उसमें मलेरियल तो पॉजिटिव लाइन आ जाएगी, ब्लड में मलेरियल एंटीजन नहीं होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, लाइन नहीं आएगी, है ना। तो सिंपल टू परफॉर्म। डिसएडवांटेज क्या है इस टेस्ट के? दो तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट टेस्ट में आपका डिसएडवांटेज है, सम टेस्ट ओनली डिटेक्ट द प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, कैन नॉट डिटेक्ट द मिक्स्ड इन्फेक्शन। मीन्स वाइवैक्स और फॉल्सिपेरम दोनों से इन्फेक्ट है, वो सिर्फ आपको ये बताएगा मलेरिया पॉजिटिव है, अलग अलग चारों स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं करता है ना, वो सिर्फ मलेरिया पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करता है। पीबीएफ में आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा मलेरिया पॉजिटिव है। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी डिक्रीजेज व्हेन लेस देन 100 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर, तो एटलीस्ट 100 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर होने चाहिए टू हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एंड सेकेंड टेस्ट में वही कैन नॉट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन नॉन फॉल्सिपेरम स्पीसीज, कैन नॉट डिटेक्ट द मिक्स्ड इन्फेक्शन, और सेम हाई सेंसिटिविटी के लिए आपको एटलीस्ट 100 पैरासाइट्स पर माइक्रोन लीटर विजिबल होने चाहिए, तभी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। देन क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, EO coated capillary is filled with 50 to 100 micron liter blood, parasite concentration below the granulocyte layer in tube may be slightly more sensitive than the light microscopy, useful for the screening the large number of the samples, quick, it save the time। disadvantage क्या है इसमें? species identification and quantification is difficult। तो कौन सी स्पीसीज है और कितना पैरासाइट लोड है वो इसमें नहीं आप पता कर सकते। हाई कॉस्ट ऑफ कैपिलरीज एंड इक्विपमेंट, तो कॉस्टली है, एंड कैन नॉट स्टोर द कैपिलरीज फॉर द लेटर रेफरेंस। तो आप इसमें आपने क्या किया है कि जो ब्लड है उसको सेंट्रीफ्यूज करके फ्लोरेसेंट के थ्रू आप माइक्रोस्कोपी कर रहे हो तो मोर सेंसिटिव, लेकिन स्पीसीज और पैरासाइटीमिया वो आप इसमें नहीं पता कर सकते। ओके। पीसीआर जनरली अपन क्लिनिकल सेटिंग्स में नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपके स्टडीज वगैरह में यूज आता है इसमें, लेकिन 0.1 पैरासाइट पर माइक्रोन लीटर भी है तो आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। पीबीएफ में कितना था? थिक फिल्म में एटलीस्ट 100, थिन फिल्म में था 10 to 20। जो अपन ने रैपिड डिटेक्शन टेस्ट किए थे, कार्ड टेस्ट, उसमें भी मोर देन 100 माइक्रोन लीटर, मोर देन 100 पर माइक्रोन लीटर होना चाहिए, लेकिन इसमें 0.1 पैरासाइट है तो भी, क्योंकि पीसीआर एम्पलीफाई कर देता है ना, लेकिन बहुत कॉस्टली है, अवेलेबल नहीं है हर जगह, और मलेरिया इज वेरी कॉमन डिजीज, सो जनरली क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज नहीं आता, may have used in epidemiological studies। ट्रीटमेंट है अभी तो 5-10 मिनट। किसी भी बीमारी का अपन ट्रीटमेंट देते हैं तो जनरली अपना ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स यही होता है, मोर्बिडिटी, मोर्टिलिटी को कम करना है, सिम्टम्स इंप्रूव करना है, यदि डिजीज प्रिवेंशन हो सकता है तो प्रिवेंट करना है, और ट्रांसमिशन को रोकना है ना। तो प्रिवेंट द प्रोग्रेशन टू सीवियर द डिजीज, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, क्योर द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट द एडिशनल मोर्बिडिटी एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट फेलियर, और ट्रांसमिशन को रोकना है ना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट। कॉम्प्लिकेटेड में prevention and avoidance of minor adverse effect in treating the cerebral malaria, prevention of neurological deficit in pregnancy, saving the life of mother and child। एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन सी होती है? फार्मा में आपने आया होगा, क्यूनिन, क्यूनिडीन, क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन, मेफ्लोक्वीन, ल्यूमिफेंट्रीन, आर्टिसुनेट, ये जो है ना आर्टिमिथर्स जो आ गए आपके, पायरामिथामिन, सल्फाडॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन। दीज आर द एंटी मलेरियल ड्रग्स। वाइवैक्स में आप जनरली क्लोरोक्वीन अपन कितना देते हैं? 25 mg पर kg बॉडी वेट डिवाइडेड ओवर द 3 days। डे 1 पे आप 10 mg पर kg दे रहे हो,
डे 2 पे 10 mg पर केजी एंड डे 3 पे 5 mg पर केजी। प्राइमाक्विन 0.25 mg पर केजी डेली फॉर 14 डेज, ये आप देते हो वाइवेक्स में। और फॉल्सीपेरम में अपना कितना देते हैं, सिंगल डोज, है ना। मीन्स आपका यदि 60 केजी का जनरली अपन जो मानते हैं आइडेंटिकल एडल्ट 60 केजी, तो 0.25 mg पर केजी के हिसाब से कितना हो गया, 15 mg की टेबलेट देंगे फॉर 2 वीक। और फॉल्सीपेरम में अपना कितना देंगे, 45 mg की टेबलेट फॉर 1 डे स्ट्रेट डोज। तो 15 mg की 3 टेबलेट अपन दे देंगे स्ट्रेट इन फॉल्सीपेरम। This is the chart of dosing according to the age. Primaquine is contraindicated in infants, pregnant women, and individual with G6PD deficiency. 4 days regimen of Primaquine should be given under the supervision. G6PD आप हर किसी का नहीं कराते हो, इसलिए थोड़ा सा आपको मॉनिटर करना है कि हिमोलिसिस तो नहीं हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन जनरली सीवियस नहीं होता है। मोर कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज जीआई इंटॉलरेंस, नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमन, है ना, डिक्रीज एपेटाइट, अल्टर्ड टेस्ट, मेटेलिक टेस्ट, these are the common side effect of chloroquine. Some patient may have allergic reaction to it. So generally क्लोरोक्विन अपन जब भी देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट को कहते हैं कि आफ्टर फूड लेना है, एम्प्टी स्टोमक नहीं लेना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज जीआई इंटॉलरेंस। सो फूड लेने के बाद में ले, और कुछ पेशेंट होता है मिल्क के साथ ले लो आप, है ना। तो जीआई इंटॉलरेंस इज डिक्रीज। अनकॉम्प्लिकेटेड फॉल्सीपेरम केसेस में आप जनरली आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, क्योंकि फॉल्सीपेरम में क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट ऑलमोस्ट एवरी केस में है। तो वाइवेक्स है तो अपन क्लोरोक्विन देते हैं, फॉल्सीपेरम है तो अपन सीधा आर्टिमिसिनिन देते हैं। आर्टिस्यूनेट दे सकते हो आप आईवी और ओरल, प्लस सल्फाडॉक्सिन पैरामिथामिन टेबलेट आती है। सो एसीटी इज नॉट गिवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। बाकी किट्स आती हैं इसकी टेबलेट की, लेरिनेट किट वगैरह नाम से, इसमें दोनों चीजें आती है ना, आर्टिस्यूनेट प्लस टेबलेट आती है सल्फाडॉक्सिन एंड पैरामिथामिन की, तो अपन वो पूरा किट देते हैं। प्रेगनेंसी में अनसेफ है। ये आपके एज वाइज डोजिंग शेड्यूल है, तो डोजिंग पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आपके फार्मा में आ गया होगा कितना दे रहे हैं। ऑल मिक्स्ड इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड विद द फुल कोर्स ऑफ एसीटी एंड प्राइमाक्विन फॉर द 14 डेज। तो यदि वाइवेक्स एंड फॉल्सीपेरम बोथ है तो ऑब्वियसली आप फॉल्सीपेरम को ट्रीट करोगे, वाइवेक्स एसीटी से ऑलरेडी ट्रीट हो चुका होगा, है ना। तो एसीटी और प्राइमाक्विन आपने 14 डेज क्यों दिया है, टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ वाइवेक्स। प्राइमाक्विन जो आप दे रहे हो 14 डेज, वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नहीं दे रहे हो, वो अपन दे रहे हैं पब्लिक में ट्रांसमिशन रोकने के लिए। समझ गए प्राइमाक्विन का यूज क्या है। पेशेंट ए को मलेरिया हुआ है, आप प्राइमाक्विन नहीं दोगे, सिर्फ एसीटी दोगे, तो भी पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, मलेरिया फ्री हो जाएगा। लेकिन वो ट्रांसमिट करेगा, जब मॉस्किटो उसको बाइट करेगा तो गेमिटोसाइड्स जो उसके अंदर हैं वो मलेरिया में ट्रांसमिट होंगे और आपका सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइमाक्विन अगेंस्ट द गेमिटोसाइड। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड फाल्सीपेरम केसेस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अपन एसीटी नहीं दे सकते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड एंड थर्ड में दे सकते हैं, तो एसीटी देंगे जैसे नॉर्मल दे रहे हैं, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या दोगे, क्यूनिन 10 mg पर केजी 3 टाइम्स डेली फॉर 7 डेज। सो 60 kg है तो 600 mg 3 टाइम्स ए डे फॉर 7 डेज। Quinine may induce hypoglycemia, so pregnant women should not start taking quinine on an empty stomach and should eat the regularly while on quinine treatment. Quinine के मैंने बताया था ना, 2 साइड इफेक्ट कॉमन है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो आप उसको बोल सकते हो कि ग्लूकोज पाउडर लेके ग्लूकोज लेते रहें और शुगर मॉनिटर करें। एंड सेकंड, हाइपोग्लाइसीमिया के आप सिम्टम्स एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा कुछ भी होता है तो आपको शुगर मॉनिटर करनी है इमीडिएटली, है ना, शुगर मेजर करनी है। हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स क्या होते हैं, फीलिंग ऑफ वीकनेस, है ना, घबराहट होना, कमजोरी होना,
हाथ पे ना गिर जाना, है ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लगना, तो ये सारे सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। और सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्विनिन का क्या है, क्यूटी प्रोलोंगेशन। तो आपको सीरियल ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, बेसलाइन ईसीजी भी करानी है, देन सीवियर करनी है। Then the treatment of severe malaria cases. Severe malaria is an emergency and treatment should be given as per the severity and associated complications. आर्टिसोनेट 2.4 mg पर kg IV और IM। नॉर्मल में अपन ने ओरल दिया था, यहाँ पे अपन IV दे रहे हैं, है ना। आर्टिसोनेट, आर्टीमीथर और आर्टीथर आप IM और IV, है ना। आर्टीमीथर और आर्टीथर तो IM देते हैं, IM देते हैं, और आर्टिसोनेट आप IV या IM दोनों दे सकते हो। तो यदि पेशेंट एडमिटेड है, IV ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तो आपको आर्टिसोनेट ही देना पड़ेगा। और क्यूनिन दे सकते हो आप 20 mg पर kg बॉडी वेट ऑन एडमिशन थ्रू IV infusion followed by the maintenance dose of 10 mg पर kg बॉडी वेट 8 आवरली, है ना। तो फर्स्ट आपको बोलस डोज आप दे रहे हो 20 mg पर kg, देन वही 10 mg पर kg जो रूटीन डोज है 3 टाइम्स ए डे फॉर 7 डेज। ओके, अब तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? The parenteral treatment in severe malaria cases should be given for minimum of 24 hours once started, or after parenteral artemisinin therapy, patient will receive a full course of oral ACT for 3 days also. आपने आर्टिसोनेट IV दिया है, लेकिन उसको डिस्चार्ज पे ओरल ACT भी पूरा देना है। क्यों? क्योंकि आपको सल्फाडॉक्सिन पायरामिथामिन देना है, तो आपको फुल ACT ओरल भी देना है ऑन डिस्चार्ज फॉर 3 days. Those patients who receive the parenteral quinine therapy should receive oral quinine 3 times a day for 7 days. मतलब आपको टोटल 7 डे देना है। मीन आपने IV क्यूनिन दिया 3 डे, तो आपको 4 डेज ओरल क्यूनिन पे भेजना है। आपने IV क्यूनिन दिया 5 डेज, तो आपको 2 डेज ओरल क्यूनिन पे भेजना है। 7 डे का कोर्स मिनिमम कंप्लीट करना ही है। प्लस डॉक्सीसाइक्लिन वंस ए डे और क्लिंडामाइसिन 12 आवरली फॉर 7 डेज और ACT एज डिस्क्राइब्ड। तो क्यूनिन के साथ आपको डिस्चार्ज पे ACT देना है, या फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन प्रेफर कर सकते हैं ऑन डिस्चार्ज विथ क्यूनिन। डॉक्सीसाइक्लिन यदि पेशेंट 8 ईयर से कम का है तो चिल्ड्रन में इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो उसको आपको क्लिंडामाइसिन देना है। क्यूनिन के एडवर्स इफेक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस, मेस्ली एक तो सिंकोनिज्म हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट, टिनिटस, वर्टाइगो। सेकेंड हो गया आपका कार्डियोवेस्कुलर क्यूटी प्रोलोंगेशन, GI इंटॉलरेंस एंड सीवियर हाइपोटेंशन में डेवलप इफ इंजेक्टेड टू रैपिडली, एंड मोस्ट common is hypoglycemia. So these 3-4 are the more common side effect of quinine. देन आगे विन ट्रीटमेंट अपन ने दे दिया, नॉर्मल मलेरिया, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया एंड मलेरिया इन प्रेगनेंसी। नाउ वी कम टू कीमोप्रोफाइलेक्सिस। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg once daily for adult. The drug should be started 2 days before the travel and continue for 4 weeks after the leaving the malarial area. मीन्स US से कोई पेशेंट आ रहा है जयपुर घूमने, अपने यहाँ मलेरिया कॉमन है, तो वो पेशेंट 2 वीक पहले स्टार्ट करेगा, 2 डेज पहले स्टार्ट करेगा, और जब वो यहाँ से वापस रिटर्न होगा तो 4 वीक्स तक वंस डेली डॉक्सीसाइक्लिन फॉर प्रोफाइलेक्टिक। But doxycycline is not recommended for the children below the 8 year of age or for the pregnant lady. लॉन्गर स्टे, यदि मान लो वो कह रहा था मैं तो 6 महीने यहीं पे रहूंगा, तो 6 मंथ तो आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे पाओगे। देन वी कैन यूज मेफ्लोक्विन 250 mg वीकली फॉर द एडल्ट, शुड बी एडमिनिस्टर्ड 2 वीक बिफोर during the stay and 4 week after the exposure. So during the stay 2 week before, 4 week after, weekly 250 mg mefloquine. This is the chemoprophylaxis for the longer stay. It is contraindicated in individual with history of convulsion, neuropsychiatric problem and cardiac conditions. So necessary precautions should be taken, and all should undergo the screening to rule out the cardiac problem before prescribing these drugs. आपको कार्डियक स्टेटस, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, कोई न्यूरोसाइकियाट्रिक उसको मैनिफेस्टेशंस नहीं है, ये रूल आउट करना है बिफोर स्टार्टिंग द मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन के एडवांस इफेक्ट
कॉमन डिजीनेस, वो नोजिया, वोमिटिंग, ऑलराइट। न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए अपन नहीं दे रहे हैं उनमें। अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, एल्यूसिनेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, even some patients में overt psychosis, encephalopathy, convulsions and acute brain syndrome. So CNS and cardiac status आपको confirm करना है before prescribing mefloquine. Or any of these symptoms is started, we stop this drug immediately. वैक्सीन, अपन वैक्सीन तो अभी बेसिकली इन रिसर्च इरा में है। Some new gene SM1 has been created which inhibit the development of single-celled plasmodium in mosquito, anti-sporozoid vaccine, transmission blocking vaccine, anti-sexual BLD storage vaccine. So these are the 4-5 types of vaccine which one is in research status.